हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं कुणाल सिंह आज फिर आपके सामने एक नया लेक्चर आज मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं। और जैसा कि हम लोग अभी तक करते आए हैं कि जो भी नया लेक्चर स्टार्ट करता हूं मैं उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ कर देता हूं पुराने लेक्चर्स के बारे में जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी तक बच्चों हम लोगों ने जो कुछ सेल मेम्ब्रेन के बारे में 3 मॉडल हमने डिस्कस कर लिया। जो पहला मॉडल था हमने उसमें सैंडविच मॉडल के बारे में देखा, दूसरा हमने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बारे में देखा, और तीसरा जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था वो था हमारा सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो कि सिंगर और निकोलसन ने दिया था। और ये जो मॉडल था दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड मॉडल जो कि सबसे बेटर वे में सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने की क्षमता रखता है। उसने लिपिड से उसके कंपोजिशन में आने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक लिपिड्स हैं, लाइक प्रोटीन्स हैं, तो कौन कौन से प्रोटीन्स हैं ये भी इस मॉडल में बताया गया है और उनका क्या फंक्शन है। ठीक है, इतना ही नहीं, सेल मेम्ब्रेन के डायनामिक नेचर को भी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने एक्सप्लेन कर दिया। जो क्वासी फ्लूइड नेचर है, जिसे सेमी फ्लूइड नेचर भी कह सकते हैं, कि भाई सेल मेम्ब्रेन में एक लेवल पे फ्लूइडिटी होती है, ये भी सेल मेम्ब्रेन के उस मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से एक्सप्लेन कर दिया गया। सारे वेज ऑफ मैक्सिमम वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जिसको कह सकते हैं, जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट को आप इंक्लूड कर सकते हो, पैसिव ट्रांसपोर्ट को इंक्लूड कर सकते हो, ये सारे चीजों के बारे में सेल मेम्ब्रेन के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में कंप्लीटली सिंगर एंड निकोलसन ने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था, बताया था। और आज के टाइम पे जो भी मेम्ब्रेन के मॉडल के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहले फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आता है जो कि सबसे मॉडर्न मॉडल है ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो अब हम लोगों ने एक सेल ऑर्गेनेल की तरफ अपना सफर स्टार्ट किया है, और सेल ऑर्गेनेल के बाद जो बाकी चीजें जो बचती है प्रोटोप्लाज्म के अंदर वो सेल मेम्ब्रेन ही हो। सेल मेम्ब्रेन के अंदर एग्जैक्टली जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो हम लोग देखेंगे अब। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा सबसे बहुत ही अहम, जिसे कह सकते हैं द मोस्ट important, the most precious, the most advantageous and most applicable, जिसका सेल में सबसे ज्यादा एप्लीकेशन होगा, और उस सेल ऑर्गेनेल का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। थोड़ा सा मैं आपके इस सेल ऑर्गेनेल के बारे में थोड़ा मैं एक इंट्रोडक्शन पार्ट भी मैं आपको कवर करके दूंगा, जिसमें ये सेल ऑर्गेनेल जो है माइटोकॉन्ड्रिया ये किस वर्ड से बना है, इसके बारे में किसने सबसे पहले बताया, और फिर इस टर्म को किसने दिया, ये भी थोड़ी सी हमें जानने की जरूरत होती है। कभी कभार ऐसे कुछ छोटे मोटे सवाल पूछ लिए जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल आपके नीट के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी जो इनका जन्मदाता है, जो इसने इसकी डिस्कवरी करी है, उसके बारे में हमें जानना चाहिए। हाँ, तो बच्चों ये जो माइटोकॉन्ड्रिया टर्म है इट इज originated from Greek word, जिसमें आप अगर इस माइटोकॉन्ड्रिया को अगर आप ब्रेक करेंगे तो आप अकॉर्डिंग टू ग्रीक वर्ड यू कैन ब्रेक द सेम इनटू माइटोस प्लस chondrion, mitos plus chondrion, and according to that mitos it means like a thread and chondrion simply means like granules। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया टर्म है ये एक ग्रीक वर्ड से आया था, और इसकी जो डिस्कवरी की गई थी, जो द डिस्कवर्ड, इट इज डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर, इट इज डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर इन द मसल्स ऑफ इंसेक्ट। ये इंसेक्ट के मसल में
कॉलिकर ने सबसे पहले डिस्कवर किया इन द 18th सेंचुरी, एंड आफ्टर दैट दिस पर्टिकुलर नेम, ये जो नाम आज हम यूज कर रहे हैं, द term is coined by Benda. The term is exactly coined by Benda, और ये इनकी जो डिस्कवरी की गई थी वो कॉलिकर ने किया था। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, और इतना नहीं, एक और साइंटिस्ट का नाम आएगा जिसे हम कहेंगे अल्टमैन, एंड अकॉर्डिंग टू दैट अल्टमैन ने इस माइटोकॉन्ड्रिया को he stated the mitochondria as bioblast. He stated the mitochondria as bioblast. इन्होंने बायोब्लास्ट कहा था। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने बायोब्लास्ट कहा था। किसने भाई? तो एल्टमैन ने। तो हमने 3 साइंटिस्ट के बारे में देखा। एक कॉलिकर है जिन्होंने डिस्कवर करके ये बताया, जिन्होंने सबसे पहले बताया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अपने रिसर्च के थ्रू। और ये जो टर्म आज हम यूज कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज बीइंग गिवन बाय द साइंटिस्ट बेंडा। और ये जो अल्टमैन है, इन्होंने इसे बायोब्लास्ट के नाम से भी मशहूर किया। इन्होंने कहा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इट इज नथिंग बट द बायोब्लास्ट। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट भी बताया था। और इसके कई नाम हैं, ये एक नाम से नहीं जाना जाता है, इसके कई नाम हैं। जैसे इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज it can be also called as chondriosome। क्या लिखा मैंने? chondriosome। it can be also called as chondriosome। it can be also called as plastochondria। it can be also called as plastochondria or sarcosome sarcosome। इसे हम 3 नाम और दे सकते हैं, chondriosome, plastochondria एंड sarcosome। और इतना ही नहीं, ये जो सेल ऑर्गेनेल है, हम सभी जानते हैं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये कहीं ना कहीं ये इसे किचन ऑफ द सेल भी कहा जा सकता है। इसे हम वो स्थान भी कह सकते हैं, वो सेल ऑर्गेनेल है जो एटीपी के फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड इट इज जनरली एब्सेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। इट इज एब्सेंट in prokaryotes and present in case of यूकैरियोट्स के केस में ये प्रेजेंट रहेगा, और प्रोकैरियोट्स के केस में एब्सेंट रहता है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स जो है वहां पे सेल ऑर्गेनेल लेवल कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, वो एक बहुत ही प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है। और इसके जो नंबर होंगे इस माइटोकॉन्ड्रिया के सेल टू सेल वैरी करेंगे। 5 मतलब एक नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया किसी सेल में 1 से लेके 5 लाख तक भी हो सकता है। तो ये मैं डिटेल में आपको इसी लेक्चर में बताऊंगा, इसकी पूरी जो स्ट्रक्चर है कि क्या खासियत है। तो ये सब हम एक छोटा सा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है यहाँ पे कि ये डबल मेम्ब्रेनस है, इसके पास कुछ ऐसी अलग यूनिक कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे इसका खुद का जीनोम है। तो इससे बहुत ही अलग तरीके का इसका एक इमेज हो, जो कि सारे ऑर्गेनल्स में ऐसी कोई कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट नहीं होती है। नाउ द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप इसे याद करके रखेंगे, जो पूछता है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम स्टेन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो इट इज स्टेन्ड
by Janus Green B. It is stained by Janus Green B. अब स्टेन की जहां भी बात आएगी बायोलॉजी में, आप समझिएगा कि हम उसे कलर कर रहे हैं, क्योंकि एक हम ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर को देखें और एक कलर पिक्चर को देखें तो अपने को काफी ज्यादा उसमें डिफरेंस समझ में आएगा। मतलब ब्लैक एंड व्हाइट अगर है तो चीजें क्लियर नहीं होती वहां पे, और अगर कुछ कलर्ड हम देख रहे हैं तो उसका जो परसेप्शन होता है, उसकी जो एनालिसिस होती है वो बहुत बेटर होती है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया को हम स्टेन करते हैं उसके लिए जेनस ग्रीन नाम का जो केमिकल है, जो स्टेन है, हम यूज करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर को देखने के लिए। एंड इट इज एक दूसरा पार्ट यहाँ पे और ख्याल में रखेंगे आप कि जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होगा, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया in a cell is directly proportional to the metabolic activity of the cell। मतलब सेल का जितना मेटाबॉलिकली वो स्ट्रांग होंगे उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होगा। मतलब इट में स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल नंबर, किसी एक ऑर्गेनिज्म में ये एक भी हो सकता है, किसी एक सेल में, जैसे एक एल्गल सेल की हम बात करें जिसे हम प्रीमिटिव यूकैरियोट्स कह सकते हैं, एज फॉर एग्जांपल क्लोरेला। दिस इज व्हाट द प्रीमिटिव यूकैरियोट्स, जिसमें सिर्फ एक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, और ये बढ़ते बढ़ते इट में गोज अप टू number of 5 lakhs in some cells, like fight muscle cells के केस में ये 5 लाख तक भी जा सकता है। किसी के केस में 1.5 लाख होंगे, कहीं 25,000 होंगे, कहीं 20,000 होंगे। और ये इनका नंबर किस पे डिपेंड करेगा भाई? तो जितना ज्यादा वो सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा उतना ही ज्यादा उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और उस एनर्जी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वहां पे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद जब हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो कुछ चीजों को हम ध्यान में रखेंगे। इनके पास ये एक क्या है, ये जो सेल ऑर्गेनेल है, इट इज membrane bounded cell organelle। And when we talk about the membranes, it consists of two types of membrane. It has two membrane. So called as double membranous organelle। जब हम डबल मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो कुछ चीजें आएंगी कि भाई वो दो मेम्ब्रेन क्या होंगे। तो ये जो पहला मेम्ब्रेन होगा उसे हम कहेंगे आउटर मेम्ब्रेन। दैट पर्टिकुलर मेम्ब्रेन जो बाहर की तरफ है उसे आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे, और जो अंदर की तरफ है उसे हम कहेंगे इनर मेम्ब्रेन। तो जरा सा आप इमेजिनेशन करेंगे बेटा, अभी आप लोग एक इमेजिनेशन मूड में हम लोग हैं, और वो इमेजिनेशन कैसा होगा कि जब हम दो मेम्ब्रेन्स की बात कर रहे हैं
तो उसमें एक आउटर मेम्ब्रेन हमने बताया और एक में हमने बताया कि ये इनर मेम्ब्रेन है। मतलब कहीं ना कहीं इसकी जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर इस तरह से होगी कि एक ये ऐसा होगा और दूसरा भाई ये ऐसा होगा, है ना। तो ये दो मेम्ब्रेन्स होंगे, ये एग्जैक्टली सेम इस तरह की, जैसा आप सोचेंगे कि सर ये क्या ये स्फेरिकल होगा या सर्कुलर होगा, तो इनका जो शेप होता है दे आर हैविंग अ वेरी डाइवर्स शेप, बट generally they are generally cylindrical in shape, cylindrical in shape, they are generally cylindrical in shape, जिसमें दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। और कभी भी जब दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं तो वो दोनों चिपक के नहीं होते हैं, ये खासियत होती है सेल्स की, जो बनावट होती है उसमें एक गैप भी होता है। ये आप देख पा रहे होंगे कि ये जो गैप है, ये गैप है तो इसे हम स्पेस कहेंगे, कैविटी कहेंगे। जो ये दो मेम्ब्रेन के बीच में गैप है, अगर इसे हम कहते हैं कि ये इनर मेम्ब्रेन है और इसे हम कहते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन है, तो दो मेम्ब्रेन का बीच में जो ये स्पेस है इसे हम कहेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल कैविटी या स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन कैविटी, आप जो कहना चाहें। कैविटी का मतलब ही होता है फ्री स्पेस, ठीक है। तो इसका मैं आपको एक डिटेल्ड फिगर बनाऊंगा और उस फिगर के बाद उसमें और कंप्लीटली क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल ट्राई टू ड्रॉ अ वेरी रफ डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें ये अभी तक हम लोगों ने बताया है कि जो समझने की हम लोगों ने कोशिश करी है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है। ये क्या है? इट इज डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल। ओके, अब ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल जो है तो उसमें जो बाहर की तरफ है इज व्हाट कॉल्ड एज आउटर मेम्ब्रेन, इट इज कॉल्ड एज आउटर मेम्ब्रेन। एंड अंदर की तरफ जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिससे हम कह सकते हैं कि कुछ मॉडिफिकेशंस लाइक भी चीजें यहाँ पे होंगी, ठीक है। और ये जो मॉडिफिकेशन आप देख रहे हैं किसी ना किसी रूप में, ये जो कहलाएगा इज व्हाट कॉल्ड एज इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। अब थोड़ा सा कुछ चेंज आपको लग रहा होगा कि ये कैसा स्ट्रक्चर, ये किस तरह का ये मेम्ब्रेन है। तो बेटा यहाँ पे आप याद रखना कि ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसकी इनवर्ड फोल्डिंग्स होती हैं, मॉडिफिकेशंस होते हैं, और इस मॉडिफिकेशन को हम कहते हैं क्रिस्टे। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज mitochondrial cristae. This is what called as mitochondrial cristae, and in between the space of the two membrane, दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है इसे हम कहेंगे इंटर मेम्ब्रेन space, intermembranal space, or it can be also called as perimitochondrial space. It can be also called as perimitochondrial space or intermembranal space, okay, या इंटरमेम्ब्रेनल कैविटी भी कह सकते हैं, ये बीच में जो फ्री स्पेस है। एंड वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ये जो कैविटी है, ये जो कैविटी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये कैविटी इट इज फिल्ड विथ अ काइंड ऑफ फ्लूइड, इट इज फिल्ड विथ अ काइंड ऑफ फ्लूइड, एंड दैट पर्टिकुलर फ्लूइड इज a homogeneous fluid. It is what homogeneous
जेनस फ्लूइड। ये कहां प्रेजेंट होगा, ये भी मैं लिख देता हूं, प्रेजेंट इन, इसे मैं शॉर्ट में लिखता हूं इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस को IMS, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, और पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस PMS। ये आपको कहीं ऐसा बुक में लिखा नहीं मिलेगा IMS और PMS, ड्यू टू द लैक ऑफ स्पेस ये मैंने आपको बता के इसे लिख दिया इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस एंड पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ताकि आपको समझ में आ सके। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा कि एक जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास दो मेम्ब्रेन है, ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है। इट इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर या डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल, और बेटर रहेगा, सेल ऑर्गेनेल है ये डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है, जिसमें दो टाइप से मेम्ब्रेन है। एक जो मेम्ब्रेन है उसे हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन और दूसरे को कहते हैं इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और इनर मेम्ब्रेन में जब मॉडिफिकेशंस होते हैं, जब इनवर्ड्स फोल्डिंग्स होती है, तो वो क्रिस्टे फॉर्म करते हैं, जिसे हम कहते हैं mitochondrial cristae, and in between the two membrane a space is present which is called as intermembranous space। और ये जो स्पेस है ये भरा होता है एक होमोजेनस फ्लूइड से, जिस इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस जो है वो होमोजेनस फ्लूइड से भरा होता है। और इसके अंदर की जो कैविटी है आप देख सकते हैं कि एक तो ये इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस या कैविटी फॉर्म हुई है, और ये जो पूरा स्पेस है, ये जो पूरा स्पेस आप अंदर की तरफ देख रहे हैं, दिस स्पेस इज filled with, or that particular space can be called as mitochondrial space or cavity, जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है। और ये जो भरी होती है एक जेल लाइक, दिस इज व्हाट ये जो आप देखेंगे अभी, ये जो अभी मैं लिख रहा हूं, इसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, and that matrix is nothing but a kind of substance। ये कह सकते हैं ये क्या है भाई, ये मॉलिक्यूल है या कोई टिश्यू का स्ट्रक्चर भी हम कभी बोन्स के टर्म में ऐसा यूज करते हैं। जनरली यहाँ पे हम एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में यूज करेंगे, जो कि एक जेल है। ये क्या है, ये एक जेल फॉर्म में प्रेजेंट है, ये मॉलिक्यूल जेल के फॉर्म में प्रेजेंट है और ये पूरी तरीके से कवर करके है। ओके, नाउ इनसाइड दैट इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास खुद का जीनोम भी होता है। दिस इज व्हाट द जीनोम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया which is double stranded DNA, इसके पास डबल स्ट्रैंडेड DNA भी होता है। और एक स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूंगा, ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया है, मैं इसे कहूंगा कि भाई ये क्या है, इट इज राइबोसोम। तो राइबोसोम का एक रफ हमने पहले अपने क्लास में इस चैप्टर में हमने देखा है, पहले के लेक्चर में, कि जो राइबोसोम्स होते हैं इट इज ऑफ टू टाइप्स। तो कौन कौन से टाइप्स हैं भाई, एक 70S है और दूसरा 80S है। और 80S जो प्रेजेंट होता है इट इज जनरली प्रेजेंट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स एंड 70S इज प्रेजेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स as well as in some cell organelles। तो यहाँ पे जो राइबोसोम प्रेजेंट होगा वो 70S राइबोसोम प्रेजेंट होगा। और due to that it also consists of what, इसके पास और क्या है भाई, इसके पास खुद का RNA भी है। it also has all three types of RNAs, like वो कौन कौन से 3 RNAs हैं भाई, तो वो है tRNA, वो है mRNA एंड वो है rRNA।
ये तीनों तरह के जो आरएनएज होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। इसकी वजह से इसकी एक अलग कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है। ये मतलब जब डिवाइड होता है तो वो ब्रेक हो जाता है, ये स्प्लिट अप होता है, टूटता है और दो माइटोकॉन्ड्रिया बना लेता है, जो हमने सेल डिवीजन में पढ़ा था वहां पे। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको कुछ शायद हो रहा होगा कि बहुत ज्यादा हो गया है। बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ना है। डबल मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है, इसे इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस कहेंगे। और ये जो स्पेस है ये होमोजेनस फ्लूइड से फिल होती है। ठीक है, उसके बाद ये इनर मेम्ब्रेन जो है इसमें एक फोल्डिंग्स होती है, ये एक फोल्डिंग्स होती है, और इस फोल्डिंग को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे कहते हैं। सॉरी, हियर इट इज माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे। और इनर मेम्ब्रेन जो है ये कहीं ना कहीं दो स्पेस क्रिएट करता है। द इनर मेम्ब्रेन इज वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग टू काइंड्स ऑफ स्पेस, two kinds of cavity into the mitochondrial structure. The one is the intermembrane space, and the another one which is present inside the mitochondria is what the mitochondrial space or mitochondrial cavity, which is filled with a matrix, जो कि जेल लाइक सब्सटेंस है, जेल लाइक मॉलिक्यूल है। वहां पे वो मतलब एकदम प्योर वाटरी सब्सटेंस नहीं है, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। और इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जिसका खुद का सेल्फ जीनोम प्रेजेंट होता है, जिसे हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, मतलब जो इनका जीनोम है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इट इज नॉट single stranded, it is double stranded DNA. And it also consists of ribosome. It also consists of ribosome, and generally on normal basis it is 70s ribosome, क्योंकि 80s ribosome सिर्फ यूकैरियोट्स के केस में प्रेजेंट होते हैं, और जो 70s ribosome होता है it may present in case of prokaryotes or in case of cell organelles as well. अब कुछ चीजें और बच रही है। यहाँ पे देखिएगा, मैं थोड़ा सा डॉटेड स्ट्रक्चर इसके ऊपर मैं बनाऊंगा थोड़ा। ये एक स्ट्रक्चर अभी मैं पूरे इसके अंदर में बनाऊंगा। ये स्ट्रक्चर की एक बहुत ही यूनिक खासियत है, इसकी जो है एक अलग ही यूनिक खासियत है। वो क्या है भाई, इसको हम थोड़ा सा अगर हम जूम करने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर फ्रैक्शन को, व्हेन वी ट्राई टू जूम आउट, इसे जब हम जूम करेंगे तो एक ये बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर निकल के बाहर आएगा। और वो जो प्यारा स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज ऑक्सीजोम। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीजोम। इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजोम कहेंगे, जिसमें 3 पार्ट होते हैं। इसमें 3 पार्ट होते हैं। ये एक कहीं ना कहीं ये मान लीजिए ये मेम्ब्रेन यहाँ पे है, ये ऐसा इसके ऊपर ऐसा लोकेटेड है, ये स्ट्रक्चर इसके ऊपर ऐसा प्रेजेंट होता है, ऐसा इसके ऊपर लोडेड होता है ये स्ट्रक्चर। सेम लाइक दैट इस मेम्ब्रेन से ये अटैच्ड होंगे। ठीक है, लाइक दैट सेम ऑल ओवर द पार्ट। तो यहाँ पे जब इसे हम जूम करेंगे तो ये मान लीजिए मेरा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये ऐसा यहाँ पे बनाता हूँ, ये मान लीजिए ये हमारा मेम्ब्रेन है, ऐसा टर्न हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ऐसा, ये स्ट्रक्चर ऐसा इस फॉर्म में ये बाहर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं, इस ऑक्सीजोम के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है बेस, दूसरा स्टॉप, और तीसरा हेड का पार्ट होता है। तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और मैं बेटर वे में मैं आपको बता दूं। यहाँ पे थोड़ा सा सॉरी, इट इज ऑक्सीजोम, OXYSOME ऑक्सीजोम। ओके फाइन। अब ये स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर ये मेम्ब्रेन है तो ये यहाँ से उठ करके ऐसा प्रेजेंट होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन के साथ, लेकिन ये इट इज एम्बेडेड इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन। अगर मैं कहता हूं कि ये जो है दिस इज व्हाट द इनर मेम्ब्रेन, तो मैं क्या कहूंगा कि ये जो स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, ये होगा आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो स्ट्रक्चर होगा, ये जो बीच का जो गैप होगा वो होगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये क्या होगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस।
अब ये जो स्ट्रक्चर है, दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज ऑक्सीजोम, जो मैं यहाँ पे ये डॉटेड स्ट्रक्चर में बताया हूँ या जो मैं इससे भी बता रहा हूँ, ये दोनों ये सब कह सकते हैं। तो ये ऑक्सीजोम है जिसे आप F1 पार्टिकल भी कह सकते हो, which is also called as S1 particle as well। और इसमें 3 पार्ट होते हैं। It consists of 3 parts। It consists of 3 parts, like the one is called as base, the other one is called as, first is base, second is the stalk, and the third one is what? Head। Head, this part is called as head, stalk, और base जो कि अटैच्ड होगा ऑन द इनर मेम्ब्रेन पे, जो लैंडेड पोजीशंस होंगे उसे हम हेड कहेंगे। तो इसका हमने क्या कहा कि ये जो ऑक्सीजोम है F1 पार्टिकल, इससे हम एलिमेंट्री पार्टिकल भी कह सकते हैं। it can be also called as elementary particle। It can be also called as elementary particle और ऑक्सीजोम और F1 पार्टिकल, जिसके पास 3 स्ट्रक्चर होता है, बेस, स्टॉक एंड हेड। ओके, और ये इन जो मेम्ब्रेन्स होते हैं इनके पास कुछ ना कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और फर्दर ये एंजाइम्स को यूज करके बायोलॉजिकल, जैसे आगे मैं फ्यूचर में मैं आपको क्रेब्स साइकिल के बारे में बताऊंगा कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल भी होता है। मैं भी उसको ज्यादा टच नहीं करूंगा, शायद आप कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज कर दूं। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, होमोजेनस फ्लूइड प्रेजेंट होगा इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में, खुद का जीनोम है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, इनर फोल्डिंग्स ऑफ और मॉडिफिकेशंस ऑफ इनर मेम्ब्रेन फॉर द फॉर्म्स क्रिस्टे, जिसके ऊपर F1 पार्टिकल और ऑक्सीजोम प्रेजेंट है। इसके मैट्रिक्स में राइबोसोम भी प्रेजेंट है। ड्यू टू दैट, as we all know that now in the situation we know everything about the mitochondria, the one it has ribosome, it has 70s ribosome and it has its own genome. So due to this reason it is called as semi-autonomous cell organelle, semi-autonomous cell organelle, क्योंकि इसके पास खुद का जीनोम है, इसे सेल के जीनोम से कोई मतलब नहीं है। इसके पास खुद का राइबोसोम है, खुद का जीनोम है, तो जीनोम के हेल्प से ये ऑल काइंड्स ऑफ आरएनए को फॉर्म कर लेगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि इट हैज ऑल टाइप्स ऑफ आरएनएस। अगर डीएनए है तो डीएनए से आरएनए स्ट्रैंड फॉर्म किया जा सकता है, और अगर राइबोसोम है, आरएनए है, तो प्रोटीन के फॉर्मेशंस किए जा सकते हैं। सॉरी, मतलब अगर जीनोम प्रेजेंट है तो इट कैन गो फॉर रेप्लिकेशन। जब रेप्लिकेशन कर लेगा तो इट कैन फर्दर गो फॉर ट्रांसक्रिप्शन, एंड इफ इट इज कैपेबल इन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, नाउ फर्दर इट मे आल्सो कंटिन्यू विद translation. Further, it may also continue with the translation. Now, replication क्या हुआ भाई? DNA to DNA formation. DNA strand से DNA का formation. Transcription क्या हुआ? RNA से RNA के formation. Now, what is that? Translation. Translation किसे कहेंगे? जब RNA से क्या बनेगा? प्रोटीन। मतलब ट्रांसलेशन मीन्स, here I can write, translation means RNA to protein। जब RNA से प्रोटीन के फॉर्मेशंस होंगे तब उसे हम कहेंगे ट्रांसलेशन। तो अब हम यहाँ पे एक बेटर वे में समझ गए हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। आप इसको बहुत बेटर वे में स्टडी कर सकते हैं, जितनी भी चीजें हैं वो आप जान चुके हैं, और काफी जरूरी है, काफी सिंपल है,
कोई ज़्यादा इसमें हेक्टिक नहीं है। ये इसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, आप इसे यहाँ पे याद रखना, ये बहुत जरूरी पूछता है। ये राइबोसोम इसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, इसे आप याद रखना। ये सेल, सारे भी सेल ऑर्गेनल्स में आपको ये खूबी नहीं मिलेगी, ठीक है। Now in further lectures we will continue with the functions of mitochondria. Function of mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया के क्या क्या फंक्शंस होंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये किचन ऑफ द सेल है या पावर हाउस ऑफ द सेल है। सबसे पहला हम फंक्शन कहेंगे इट इज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल है भाई, मतलब ये एटीपी का फॉर्मेशन कर रहा है, किसी चीज को ब्रेक डाउन कर रहा होगा, मतलब ये it is responsible here occurs aerobic respiration। यहाँ पे aerobic respiration होता है, और aerobic respiration होता है मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं oxidation of that is oxidation of proteins carbohydrate and also occurs beta oxidation of फैट। मतलब हमने यहाँ पे टर्म यूज किया है, फैट के लिए हम बीटा ऑक्सीडेशन टर्म यूज करते हैं। इसके बारे में भी मैं आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट की जब बात हम कह रहे हैं मतलब वो ब्रेक डाउन हो रहा है, इससे ज्यादा कुछ और डिटेल हम नहीं कह रहे हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, और एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है मतलब इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू द सिंपलर फॉर्म। यहाँ पे क्रेब्स साइकिल, इट इज द लोकेशन ऑफ क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल जैसी चीजें होती है। इट इज द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसको शॉर्ट में ETC कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसे आप ETS कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो हमने देखा ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट एंड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट हो रहा है। यहाँ पे हमने देखा कि क्रेब्स साइकिल यहाँ पे हो रहा है। इट इज द लोकेशन ऑफ क्रेब्स साइकिल, इट इज द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट, इसकी जो सिस्टम होंगी, जो सेटअप होगा वो इनर में मेम्ब्रेन में होगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। और इतना ही नहीं, it also have enzymes which is may present inside, embedded in the inner membrane or inside the matrix। enzymes, ठीक है, ये दोनों जगह प्रेजेंट हो सकते हैं। और बाद में ये कहीं ना कहीं कुछ अलग टाइप्स के जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, दे also forms
some required amino acids जिसके हेल्प से बाद में यही अमाइनो एसिड्स छोटे छोटे चेन मिलकर के एक बड़ा प्रोटीन स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब ये अमाइनो एसिड कैसे फॉर्म करेंगे भाई? इनके पास खुद का डीएनए है जिससे वो आरएनए बना लेंगे, इनके पास खुद का राइबोसोम है, 70s राइबोसोम है, तो ये आरएनए राइबोसोम से मिलकर के अमाइनो एसिड फॉर्म कर लेंगे और अमाइनो एसिड जुड़ के आपस में वो जुड़ना स्टार्ट कर लेंगे, एक चेन बना लेंगे, एक पॉलीमर चेन बना लेंगे और बाद में वो प्रोटीन फॉर्म कर लेंगे। सो these are some very important and unique functions which is performed by the cell organelle called as mitochondria, and it is very important for further few chapters as well, and having a very good command on the NEET questions। नीट क्वेश्चन के लिए भी ये बहुत जरूरी होता है और यहाँ पे आप जो पढ़े हैं सेम आप रेस्पिरेशन में जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे तो वहाँ भी यही पढ़ाया जाएगा, इतनी ही चीजें वहाँ पे भी आएंगी, इससे ज्यादा डिफरेंट कुछ भी नहीं आएगा। तो सो आई होप कि आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, एंड इफ you gain something from my side then please subscribe, like and share as much as you can, and always try to study and study and study. Thank you very much.